नमस्कार, मेरा नाम दीपिका ठाकुर है और मैं इंडिया HIV एड्स अलायंस नाम की एक संस्था है उसके साथ एसोसिएटेड हूँ और पिछले 10 साल से HIV सेक्टर और LGBTQ कम्युनिटी के लिए कार्यरत हूँ। आज वांग्मय पत्रिका का बहुत बहुत धन्यवाद कि वो एक सीरीज़ चला रही है जिसके अंतर्गत हम ट्रांसजेंडर्स के मुद्दों पे बात कर पा रहे हैं या अपनी बातों को रख पा रहे हैं। इसके लिए वांग्मय पत्रिका और फिरोज़ खान जी का बहुत ही धन्यवाद। शुरुआत करते हैं आज के बारे में जो भी बातें हम करेंगे वो सब ट्रांसजेंडर मुद्दों के इर्द गिर्द होगी या नालसा जजमेंट के इर्द गिर्द होगी। आज हम जो भी बातें करने जाएंगे उन सभी बातों के पीछे बहुत सारे राजनीतिक पहलू भी हैं जो जुड़े हुए हैं। हम उन पे उतना फोकस करने की कोशिश नहीं करेंगे। हमारा मेन मुद्दा है कि हम आज नालसा जजमेंट के बारे में बात करें। नालसा जजमेंट के बारे में अगर बात करते हैं तो क्या आप सभी को ये बात पता है कि नालसा जजमेंट वाकई में क्या है? मेरा आप सभी के साथ ये सवाल है। क्या आप सभी लोगों को ये बात पता है कि नालसा जजमेंट एक्चुअली में क्या है? हम जिस जजमेंट के बारे में आज बात करने जा रहे हैं, हम जिस जजमेंट के बारे में आज यहाँ पर वार्तालाप करेंगे, क्या आप सभी को ये बात पता है कि वो नालसा जजमेंट क्या है? चलिए हम ही शुरुआत करते हैं, बताते हैं कि नालसा जजमेंट एक वो जजमेंट है जिसके अंतर्गत ट्रांसजेंडर समाज अपने आप को सबसे ज़्यादा सुरक्षित महसूस करता है। तो 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट पास किया था जिसका नाम नालसा जजमेंट कहा गया था। उस नालसा जजमेंट के अंतर्गत अगर देखा जाए तो एक बहुत ही अच्छी और बहुत ही पॉजिटिव बात कही गई थी। पॉजिटिव बातों से ही शुरुआत करते हैं। उसमें एक बहुत पॉजिटिव बात की गई थी जिसमें ये कहा गया था कि ट्रांसजेंडर्स होना इसके लिए किसी भी प्रमाण की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई भी व्यक्ति खुद को सेल्फ आइडेंटिफाइड ट्रांसजेंडर कहता है तो वो अपने आप में उसका डिक्लेरेशन बहुत काफ़ी होगा और उस बात को माना जाएगा। इसके लिए आपको कोई भी प्रमाण देने की ज़रूरत नहीं होगी। ये नालसा जजमेंट में कहा गया था। जो सबसे हाईलाइटेड बात थी, जो सभी को सबसे ज़्यादा पसंद आई थी, इसी के लिए पूरा देश के जो ट्रांसजेंडर लोग हैं वो अपने आप को बहुत ही सेफ, सुरक्षित और खुश महसूस कर रहे थे। इसके बाद उसमें कुछ चीज़ें कही गई थी जिसके हिसाब से अगर हम बात करेंगे तो 2014 में कहा गया था कि ट्रांसजेंडर सेल्फ डिक्लेरेशन इज़ इनफ। एक बात है। दूसरी बात है, उसमें कहा गया था कि ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए रोज़गार के अवसर पैदा किए जाएंगे। कहा गया था कि ट्रांसजेंडरों के लिए रोज़गार के अवसर पैदा किए जाएंगे। ट्रांसजेंडरों के लिए हेल्थ में अलग से फैसिलिटीज़ अवेलेबल होगी। ट्रांसजेंडरों के लिए जो भी सेक्स रीअसाइनमेंट सर्जरीज़ की फैसिलिटीज़ है वो भी अवेलेबल होगी। ये उन लोगों ने कहा था। तो इन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए अगर बात की जाए आज के डेट में तो अगर उस पर बात की जाए तो ये है कि ट्रांसजेंडर समाज की अगर हम इस मुद्दे पे बात करेंगे तो ट्रांसजेंडर समाज को ये लगता है कि नालसा जजमेंट सबसे ज़्यादा सेफ था। उसके बाद अभी तक ये सब चीज़ों के ऊपर कार्य नहीं किया गया है। अभी तक ट्रांसजेंडर समाज को वो सुविधाएं नहीं दी गई हैं जिसके बारे में ट्रांसजेंडर के लिए नालसा जजमेंट में बात की गई थी। तो
इन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए, इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अगर हम बात करेंगे तो आज भी वो सेपरेट ट्रांसजेंडर्स के लिए जो सेपरेट टॉयलेट बनाए जा रहे थे तो वो आज भी नहीं है। वो कहाँ गए? उसके बारे में गवर्नमेंट से भी मेरा पूछना है, आप लोगों से भी मेरा ये सवाल है कि वो टॉयलेट कहाँ गए? वो नौकरियां कहाँ गई जो ट्रांसजेंडर को देने का आश्वासन दिलाया जा रहा था? वो नौकरियां कहाँ गई? वो एजुकेशन डिपार्टमेंट की बात करेंगे तो एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से कहा गया था एजुकेशन में चैप्टर्स जोड़े जाएंगे जिसके बारे में हम जिसके द्वारा हम ट्रांसजेंडर क्या होता है ये जागरूकता पैदा कर पाएंगे। वो चैप्टर्स कहाँ हैं? वो एजुकेशन कहाँ है? वो सेपरेट टॉयलेट्स कहाँ हैं? वो समाज कहाँ है जिस समाज में जागरूकता पैदा करने के बारे में कहा गया था कि ट्रांसजेंडर समाज को ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक किया जाएगा, ट्रांसजेंडर समाज को नौकरी के लिए तैयार किया जाएगा, ट्रांसजेंडर समाज क्या होता है ये आम समाज को बताया जाएगा। इस तरीके की कुछ जिम्मेदारियां सरकार ने लेने की बात की थी, वो अभी तक पूरी नहीं हुई हैं। ओके, ये मेरे आप सभी लोगों से सवाल हैं, क्या आप सभी लोग ये बात जानते हैं कि इतनी सारी सुविधाओं के बारे में जब बात की गई तो क्या आज आप सभी लोग जब सड़कों पे निकलते हैं, समाज में जब घूमते हैं, तो क्या कहीं आपने देखा है कि किसी बच्चे के चैप्टर में ट्रांसजेंडर्स के बारे में पढ़ाई की दिलाई जा रही हो, उसको जागरूक किया जा रहा हो कि ट्रांसजेंडर क्या होता है? क्या आप लोगों ने ये देखा है कि जब आप महिला और पुरुष के टॉयलेट्स जगह जगह देखते हैं तो क्या आपने ट्रांसजेंडरों के लिए ऐसे कोई टॉयलेट्स देखे? हमारे गवर्नमेंट एक तरीके से हमारे ट्रांसजेंडर समाज के साथ एक अनफेयर कार्य कर रही है। एक चीज़ है जो बहुत दिनों से छूटी चली जा रही है। कोई भी पॉलिसी बनाने के टाइम जब हमारी गवर्नमेंट ध्यान रखती है तो ज़्यादातर पुरुष और महिलाओं का ही ख्याल रखती है। ट्रांसजेंडर समाज के बारे में वह कभी भी उस तरीके से ख्याल नहीं रखते हैं कि इसी वजह से ये रीज़न है कि आज भी जब पॉलिसीज़ बनाई जा रही हैं गवर्नमेंट के स्तर पर तो ट्रांसजेंडरों का इन्वॉल्वमेंट भी नहीं है और ट्रांसजेंडरों के बारे में कुछ कार्य आगे किया भी नहीं जा रहा है। सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव चीज़ें भी नहीं हैं, कुछ चीज़ें पॉजिटिव भी हैं। जैसे NBC FDC करके एक डिपार्टमेंट है, नेशनल बैकवर्ड क्लासेस फॉर फाइनेंस एंड डेवलपमेंट करके। इसके अंतर्गत मेरी एक फ्रेंड है सिमरन अरोड़ा, वो एज ए ट्रांसजेंडर एक अच्छे पोस्ट पे काम कर रही है, एक अच्छे पद पर काम कर रही है। ये तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन क्या बाकी डिपार्टमेंट उतने सेंसिटाइज्ड हुए हैं? आप सभी लोग, आप सभी पत्रकार लोग की बात करें, आप या टीचर्स लोगों की बात करें, एजुकेशन डिपार्टमेंट की बात करें, स्कूल की बात करें, क्या ऐसा हुआ है? मतलब मेरे मन में ये सवाल बहुत बार आता है, क्या ऐसा हुआ है? कहीं भी देखा गया है क्या ट्रांसजेंडर लोगों को पढ़ाते हुए? मेरे नज़र में एक ही एग्ज़ाम्पल है, वो हम सभी का एक सिग्नेचर एग्ज़ाम्पल है, हम उसको बहुत जगह इस्तेमाल करते हैं कि कोलकाता में कृष्णा नगर में मनोभी बंदोपाध्याय जी जिन्होंने एक टीचर के तौर पे पढ़ाना शुरू किया। जी फिरोज़ जी, आप बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं कि 2014 के बाद बदलाव आया है। बदलाव का ही ये नतीजा है कि आज हम इस तरीके की सीरीज़ चला पा रहे हैं जिसमें हम ट्रांसजेंडरों के लिए बात कर रहे हैं। 2014 से पहले इस तरीके की बातें करना बहुत ही नामुमकिन जैसा था। उन ज़माने में कोई इन सब मुद्दों पे बात नहीं करता था, लेकिन आज हम इन सब मुद्दों पे बात कर पा रहे हैं। ये सिर्फ इसीलिए हुआ है क्योंकि नालसा जजमेंट जैसा जजमेंट आया और 2014 के बाद 2014 के बाद इस तरीके की चीज़ें, इस तरीके की एक्टिविटीज़ होना शुरू हो गई और हम
ट्रांसजेंडर समाज जो है वो समाज के बीच खड़े रहकर अपनी बात करने लायक बन पाए हैं। उससे पहले ट्रांसजेंडर समाज उससे पहले भी था, ट्रांसजेंडर समाज उससे पहले भी था, आज भी है, हमेशा रहेगा। लेकिन ये समाज जब तक अलहदा माना जब तक अलग अलग तरीके से माना जाएगा, जब तक हाँ तो हम बात कर रहे थे कि ट्रांसजेंडर समाज तब तक अलग माना जा रहा है और माना जाएगा जब तक आम समाज उसके साथ खड़ा नहीं होगा। और आम समाज का उसके साथ खड़ा होना, कंधे से कंधा मिला के चलना बहुत 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 ही ज़रूरी है। जैसे कि अनुराग जी ने मेरे साथ बात की और आज ये नतीजा है कि अनुराग जी के साथ मिलकर आज दुनिया के इतने सारे लोगों के साथ बात करने का मुझे मौका मिल रहा है, जिन लोगों के साथ शायद कभी मिलने का मौका भी ना मिले, उन लोगों के साथ बात करने का मौका मिल रहा है। ये सिर्फ इसलिए हो रहा है क्योंकि समाज में कुछ लोग इस तरीके के स्टेप्स ले रहे हैं। मेरा कहना है कि आप सभी लोग, शायद बहुत सारे लोग लेखक हैं, क्या आप सभी जानते हैं हिंदी साहित्य को लेकर ट्रांसजेंडर के बारे में कितना लेखन है? मतलब लिखित में कितनी ही किताबें हैं, कितना ही मतलब कार्य किया गया है। क्योंकि मुझे नहीं लगता कि इतनी सारी किताबें ट्रांसजेंडर समाज को लेकर इस समाज में मौजूद हैं जिसको पढ़कर सभी लोग जागरूक हो पाएँ। क्योंकि इंग्लिश सभी लोग नहीं जानते हैं, इंग्लिश मुझे भी बहुत अच्छी नहीं आती है, मेरे पेरेंट्स तो बिल्कुल भी नहीं पढ़ सकते हैं इंग्लिश की किताबों को। और ऐसे बहुत सारे कई पेरेंट्स होंगे जो इस तरीके की चीज़ों के बारे में जानकारी इकट्ठा करना चाहते हैं, ट्रांसजेंडर समाज के बारे में जानकारी इकट्ठा करना चाहते हैं, लेकिन उनको पढ़ने का मौका नहीं मिलता क्योंकि किताबें इंग्लिश में होती हैं और वो हिंदी माध्यम पे ज़्यादा विश्वास करते हैं, हिंदी माध्यम से पे ज़्यादा बिलीव करते हैं और हिंदी माध्यम की किताबों को पढ़ने में ज़्यादा भरोसा रखते हैं। तो क्या आप सभी लोगों ने इस तरीके की किताबों को पढ़ा है? क्या आप सभी लोगों ने इस तरीके की किताबों के लिए लिखा है जिसमें ट्रांसजेंडरों के बारे में कोई चीज़ लिखी जाए और हिंदी में लिखी जाए? क्या आप, जैसे भारती अग्रवाल जी हैं जो दिल्ली से हैं, भारती अग्रवाल जी ने एक किताब लिखी है, एक किताब का गठन किया है जो हिंदी में है, जिसमें ट्रांसजेंडर समाज के बारे में बहुत कुछ लिखा गया है। और जो भी लिखा गया है, आप सभी मिलके अगर लिखते भी हैं और जो भी लिखा गया है, क्या वो सत्य है? क्या उसका कोई प्रमाण है कि वो बात सत्य है? इस तरीके से अगर हम बात करेंगे तो, क्योंकि देखिए, जब तक कोई भी किताब में जब तक एक बात की रियलिटी को उतारा ना जाए, जब तक उसकी सच्चाई को लिखा ना जाए, तब तक उस किताब को पढ़ने से किसी को पूर्ण ज्ञान नहीं मिल सकता है। है ना? तो ट्रांसजेंडर समाज को ट्रांसजेंडर समाज के बारे में जब तक पूर्ण रूप से जानकारी नहीं होगी, जब तक कोई भी सॉलिड तरीके से लिखी हुई किताब समाज के सामने नहीं आएगी। आप सभी लोग किताब लिखने वाले हो सकते हैं, फिरोज़ जी, अनुराग वर्मा जी, ये सब लेखक हैं, ये सब लेख लिखते हैं और इनके लेख से ही शायद दुनिया अवेयर हो सकती है। तो मेरी ये रिक्वेस्ट रहेगी कि आप आगे से कुछ इस तरीके के लेखन तैयार करें, इस तरीके की किताबें तैयार करें जिससे राइट लवलेश दत्त जी, आप एकदम सही बात बोल रहे हैं कि बिना प्रमाण के कोई भी लेख लिखा ही नहीं जा सकता। अगर लिखा जाएगा तो क्योंकि कई जगह काल्पनिक कहानियाँ भी लिख दी जाती हैं, इसीलिए मैंने इस तरीके का शब्द इस्तेमाल किया कि पूर्ण रूप से प्रमाणित कथाएं या पूर्ण रूप से प्रमाणित कहानियाँ या एक स्टोरी या लाइफ को लिखने के बाद ही हम किसी को पूर्ण रूप से जागरूक कर सकते हैं। लेकिन आप सोच के देखिए ना कि फिर से हम नालसा जजमेंट या गवर्नमेंट के बारे में बात करते हैं।
ट्रांसजेंडर्स के वेलफेयर बोर्ड के बारे में बात करते हैं। चलिए, मैंने भारती जी के साथ किताब जो लिखी है उसमें लिखा है कि ट्रांसजेंडर वेलफेयर बोर्ड का गठन बहुत ही कम स्तर पर, बहुत ही कम स्टेट्स में हुआ है। हालांकि पूर्ण रूप से मुझे भी ये जानकारी नहीं है कि कितने स्टेट्स में हुआ है, लेकिन कुछ स्टेट्स हैं जहां पर ट्रांसजेंडर वेलफेयर बोर्ड का गठन हो गया है, जो कि 2014 में नालसा जजमेंट में ही कहा गया था। नालसा जजमेंट में ही कहा गया था, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि हर एक समाज हर एक स्टेट के अंदर हर एक समाज के लिए वेलफेयर की बात की जाती है। इसी तरीके से उन्होंने ये भी कहा था कि ट्रांसजेंडर समाज के लिए भी एक वेलफेयर बोर्ड बनाया जाएगा, जिसके अंतर्गत हम सभी लोग मिलके ट्रांसजेंडर्स को सुविधाएं देंगे। कि बहुत सारे सरकारी संस्थान, गैर सरकारी संस्थान ट्रांसजेंडर के मुद्दों पे काम करते हैं, लेकिन उन सभी के जो भी लेखन होते हैं वो इंग्लिश में होते हैं, और हमारे देश में आज भी इंग्लिश पढ़ने वाले लोगों की कमी है। आज भी ज़्यादातर लोग हिंदी ही पढ़ सकते हैं। तो मेरा इसीलिए मैंने कहा कि हिंदी में उन बुक्स का होना बहुत ही ज़रूरी है, और हिंदी में होंगी तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग पढ़ पाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोग उस चीज़ों को समझ पाएंगे। लेकिन अभी भी सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या ट्रांसजेंडर्स के बारे में लिखित में लेखन तैयार किए गए हैं, तो कितने तैयार किए गए हैं? आज भी उस तरीके से लेखन तैयार ही नहीं है। आज जेंडर अभी तक मुख्य धारा का हिस्सा ही नहीं बन पाए हैं, क्योंकि कल ही मेरी किसी के साथ बात हो रही थी और उन्होंने कहा कि ट्रांसजेंडर समाज के अंतर्गत एक डिप्रेशन लेवल बहुत ज़्यादा होता है। तो वो डिप्रेशन लेवल होने की वजह ही यही है कि वो समाज की मुख्य धारा के साथ अभी भी उस तरीके से जुड़ ही नहीं पाए हैं। अभी भी समाज में उनको वो स्तर पर वो दर्जा नहीं मिला है। हालांकि ट्रांसजेंडर समाज तो सदियों से चला आ रहा है। बहुत पुराने एग्जाम्पल भी हम लोग देते हैं कि ट्रांसजेंडर समाज राम जी के समय में भी था, 500 साल पहले भी था, आज भी है, 500 साल बाद तक भी रहेगा। लेकिन क्या ट्रांसजेंडर समाज मुख्य धारा का हिस्सा बन पाएगा? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। अनुराग जी ने सही बात की है, और हम सभी लोग मिलकर अगर प्रयास करें तो ट्रांसजेंडर समाज मुख्य धारा का हिस्सा बन सकता है, जैसे ट्रांसजेंडर समाज। लेकिन ये सब क्यों नहीं हो पा रहा है? क्योंकि आज भी गवर्नमेंट सपोर्टिव नहीं है, गवर्नमेंट के रूल्स कानून आज भी सपोर्टिव नहीं है। 2014 में इस तरीके की बात की तो गई थी, कहा गया था कि ट्रांसजेंडर समाज को सेल्फ डिक्लेरेशन करने से ही हम मान लेंगे कि वो ट्रांसजेंडर है। लेकिन उसका उल्टा अभी 2019 में ट्रांसजेंडर समाज के लिए एक बिल पास हुआ, जिसको हम ट्रांसजेंडर बिल बोलते हैं। उस ट्रांसजेंडर बिल के अंतर्गत ये कहा गया है कि ट्रांसजेंडर, अगर कोई अपने आप को ट्रांसजेंडर मानता है तो उसे प्रमाण पत्र लेने की ज़रूरत होगी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साहब से। वो सेल्फ डिक्लेरेशन करेगा कि वो ट्रांसजेंडर है, और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साहब उसको एक प्रमाण पत्र देंगे। मैं क्या हूँ, इस चीज़ का प्रमाण पत्र मुझे किसी और से लेने की ज़रूरत ही क्यों पड़ रही है? इसका मतलब मुझे मुख्य धारा में जोड़ा ही नहीं जा रहा है। मुख्य धारा में जोड़ने के लिए एक लॉ बना दिया गया, एक कानून बना दिया गया, और कह दिया गया कि ट्रांसजेंडर समाज के साथ आप खुद को मानते हो तो आपको प्रमाण पत्र लेना होगा। एक ट्रांसजेंडर को विवाह करने की परमिशन नहीं है। एक ट्रांसजेंडर को बच्चा गोद लेने की परमिशन नहीं है। एक ट्रांसजेंडर अगर आज बैंक में लोन लेने जाता है तो उसको बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि आज तक दुनिया इस लेवल पे सेंसिटाइज ही नहीं है कि ट्रांसजेंडर व्यक्ति अगर बचपन से लेकर अभी तक जो बड़ा हुआ है ट्रांसजेंडर व्यक्ति, उस ट्रांसजेंडर व्यक्ति को
बचपन के डॉक्यूमेंट से लेके और जो बड़ा होगा वो युवा अवस्था में जब वो खुद को ट्रांसफॉर्मेशन करेगा उस डॉक्यूमेंट्स में, और उस डॉक्यूमेंट्स में डिफरेंसेस होंगे बचपन के डॉक्यूमेंट्स में और ट्रांजिशन के बाद वाले डॉक्यूमेंट्स में डिफरेंसेस होंगे। इस बारे में अभी तक पूरे समाज को, पूरी दुनिया को जागरूकता ही नहीं है। तो हम क्या कर सकते हैं बताइए? हम कोशिश कर सकते हैं, हम गवर्नमेंट के साथ बात कर सकते हैं। आप लोग अपने लेखन में ऐसी मुश्किलों को, ऐसी परेशानियों को लिख सकते हैं। टीचर्स लोग ऐसे मुद्दों पे फोकस कर सकते हैं। पॉलिटिशियन लोग ऐसे मुद्दों पे बात कर सकते हैं और तब जाकर ये जो परेशानी है इसका समाधान निकल सकता है। लेकिन समाधान तो हम सभी को निकालना पड़ेगा ना। हम सब मिलके ही अगर सहमति के साथ अगर आके चलेंगे और इस परेशानी को दूर करने का प्रयास करेंगे तब जाकर ये परेशानी दूर होगी। हमें बिल्कुल एक साथ होना पड़ेगा। जी बिल्कुल सही बात है, नहीं है ऐसे प्रमाण पत्र की ज़रूरत नहीं है। मनीष कुमार जी आप बोल रहे हैं अब तो विवाह भी हो रहे हैं, बच्चा भी गोद लिया जा रहा है, मगर क्या ये एक कानूनी दस्तावेज के अंतर्गत लिखा हुआ है? ये नहीं हुआ है। आज भी कानूनी दस्तावेज के अंतर्गत ये चीज़ लिखी नहीं गई है, किसी भी बिल में ऐसा लिखा नहीं गया है। जो ट्रांसजेंडर बिल है उसमें भी ऐसा लिखा नहीं गया है कि ट्रांसजेंडर व्यक्ति विवाह कर सकते हैं या ट्रांसजेंडर व्यक्ति बच्चा गोद ले सकते हैं, क्योंकि सिंगल पेरेंट्स को बच्चा गोद लेना आज भी अलाउड नहीं है। ये बात आप जानते ही होंगे मनीष जी, आप भी जानते होंगे और जितने लोग भी मुझे सुन रहे हैं ये सभी को पता है, सिंगल पेरेंट्स को बच्चा लेना अलाउड नहीं है। और ट्रांसजेंडर व्यक्ति ज़्यादातर अपनी ज़िंदगी को अकेले ही बिताते हैं, अकेले ही जीते रहते हैं। तो आपको लगता है कि ट्रांसजेंडर व्यक्ति को इतनी आसानी से ये सब चीज़ें मिल पाएंगी? देखिए मैं अपने बारे में बात करना शुरू करूँ तो बचपन से लेके अभी तक मतलब जितनी भी मेरी उम्र थी मैंने बहुत सारे वायलेंसेस सहे हैं, मैंने बहुत सारे सेक्सुअल अब्यूज़ेस सहे हैं और ये सब हुआ है मेरे साथ भी। लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहते हैं क्योंकि मुझे सिंपैथी गेन नहीं करनी है, मुझे सिर्फ़ और सिर्फ आप लोगों से बात करनी है क्योंकि मेरे पास आज बात करने का मौका है। इस तरीके के सेक्सुअल अब्यूज़ेस या फिज़िकल वायलेंस या तरह तरह के जो वायलेंसेस हैं वो मेरे साथ भी हुए हैं, लेकिन उसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाने की हिम्मत मेरी नहीं हुई। और उसके ख़िलाफ़ जब आवाज़ उठाने की हिम्मत हुई तब तक एज बहुत ज़्यादा हो चुकी थी और वो वक्त बहुत पीछे निकल चुका था। अगर इस तरीके के परेशानियाँ हम सभी लोग देखते रहेंगे, सिर्फ देखते रहेंगे और उसके ख़िलाफ़ आवाज़ नहीं उठाएंगे तो आगे आने वाले जो बच्चे होंगे हम उनको क्या भविष्य देंगे, हम उनको हम उनको क्या दिन दे के जाएंगे, हम उनके लिए क्या पैदा करेंगे, हम उनको किस तरीके का समाज देकर जाएंगे, हम उनको किस तरीके के समाज की रचना करके देके जाएंगे अगर हम ऐसे ही करते रहेंगे तो। क्योंकि मेरा देखिए अभी तो मेरी ज़िंदगी धीरे धीरे आगे बढ़ रही है एक पड़ाव की तरफ, एक ज़िंदगी की तरफ, लेकिन क्या आने वाले बच्चों को, आने वाले ट्रांसजेंडर समाज को भी इन्हीं सब परेशानियों का सामना करना पड़ेगा? क्या उनको भी इसी तरीके की दिक्कतें का सामना करना पड़ेगा? देखिए मेरा मानना है कि हमने जो सहा सो सहा, लेकिन आने वाली पीढ़ी को ये सहना ना पड़े। तो मेरी यही उम्मीद है कि आप सभी लोग मिलकर अपने अपने लेवल पे एक आवाज़ उठाएंगे और ऐसा कुछ करेंगे जिससे कि आने वाले समाज को, मतलब मेरी उम्र जब ओल्ड एज में चली जाए तब सिचुएशन ऐसी ना रहे जो आज है। उनको इक्वल राइट्स मिले,
लीगली तरीके से मैरिज करने का अधिकार मिले, लीगली तरीके से सारी फैसिलिटीज़ मिले, लोग और समाज उतना जागरूक हो कि ट्रांसजेंडर्स क्या होते हैं, ये फ़िलहाल तक नहीं हो रहा है। जिस समाज में हम जी रहे हैं, जिन परेशानियों का सामना आज हम कर रहे हैं, क्या आने वाली पीढ़ी को भी इन्हीं सब परेशानियों का सामना करना पड़ेगा? क्या हम सभी लोग मिलकर ऐसा कुछ नहीं कर सकते हैं कि आने वाले समाज के लिए, आने वाली पीढ़ी के लिए हम कुछ अच्छा कर जाएं, हम उनके लिए ऐसा समाज क्रिएट करके जाएं जिसमें उनको इन सब चीज़ों के लिए लड़ाई ना लड़नी पड़े। जैसे फ़िज़िकल वायलेंसेस मेरे साथ हुए हैं, वैसे फ़िज़िकल वायलेंसेस अगर उनके साथ हों तो उनके पास कानून का प्रावधान हो जिसमें जाकर वो बात कर सकें। जो सेक्सुअल वायलेंसेस मेरे साथ हुए हैं, वो सेक्सुअल वायलेंसेस अगर आने वाले समाज, आने वाले ट्रांसजेंडर समाज बच्चों के साथ हों तो वो कानून के प्रावधान के साथ चलकर अपने अधिकार की लड़ाई लड़ पाएँ। ये मेरा एक सपना है, ये मेरा एक ड्रीम है, और मेरे इस ड्रीम को पूरा करने में आप सभी लोगों को मेरी मदद करनी होगी। जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं, जितने भी लोग अपने अपने लेवल पे जो स्टेप्स ले सकते हैं। देखिए, मैं आज हूँ, आज लाइव हूँ, आज आपसे बात हो रही है, और कल फिर कोई और बात करेगा, परसों कोई और बात करेगा। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम सिर्फ सुने। कहाँ गए वो लोग जो 99% मार्क्स लेकर बहुत खुश होते हैं? कहाँ गए वो लोग जिन्होंने पीएचडी की है? कहाँ गए वो लोग जो प्रिंसिपल हैं अलग अलग कॉलेजेस के, अलग अलग स्कूल्स के? कहाँ गए वो लोग जो बड़ी बड़ी किताबें लिखते हैं? क्या वो सब कुछ नहीं कर सकते? क्या वो सब हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े नहीं हो सकते? क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हम सभी मिलकर ट्रांसजेंडर समाज के लिए वो इनेबलिंग एनवायरनमेंट क्रिएट करें जिसकी वजह से हम सभी लोग मतलब जो सभी मतलब आप लोग, मैं, हम सभी लोग ये महसूस कर सके कि आज हम इक्वल हैं, हमारे बीच में कोई भेदभाव नहीं है, कोई ऊपर नहीं है, कोई नीचे नहीं है, कोई थर्ड नहीं है, कोई फर्स्ट नहीं है, कोई सेकंड नहीं है। क्योंकि एक चीज़ जो मुझे बहुत जगह विचलित कर देती है वो ये है कि क्यों ये फर्स्ट सेकंड थर्ड की बात की गई, क्यों थर्ड जेंडर कह दिया गया ट्रांसजेंडर को ट्रांसजेंडर ही रहने दिया जाता तो कितना बेहतर होता, उसको थर्ड जेंडर कह दिया गया। बहुत ज़्यादा लंबा ना खींचते हुए मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगी कि 2014 में जो नालसा जजमेंट आया है उसके बाद बदलाव आए हैं। इस बात के लिए मैं भी तैयार हूँ, और बहुत हद तक आप सब लोगों को भी ये बात समझनी ही पड़ेगी कि 2014 के बाद बदलाव आए हैं। आप सब लोग बोल भी रहे हैं, मैंने माना भी है, लेकिन इतने से बदलाव से किसी समाज की परेशानियां ख़त्म नहीं होगी। ट्रांसजेंडर समाज की दुख भरी दास्तान कम नहीं होने वाली है। इसके लिए हम सभी लोगों को मिलकर, हाथ में हाथ मिलाकर, कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होना होगा, और उसके बाद ही हम ट्रांसजेंडर समाज के लिए कुछ कार्य कर पाते हैं। कानूनी रूप से अभी भी थर्ड जेंडर मतलब ट्रांसजेंडर ओके, ट्रांसजेंडर्स को बच्चा गोद लेने का अधिकार नहीं है। अभी भी लोग ये दिखाते हैं कि मैं अपने हस्बैंड के साथ हूँ, मैं शादीशुदा हूँ, मेरे हस्बैंड हैं, ये है वो है, ऐसा कुछ बताते हुए ही वो बच्चे को गोद ले पाती हैं। मेरी एक फ्रेंड है, उसके बारे में मैं बताना चाहूँगी। मेरी एक फ्रेंड है जिसने बच्चा गोद लिया है, ठीक है, लेकिन आज की डेट में उसको बहुत सारी परेशानियां आ रही हैं। जैसे कि उसको बच्चा गोद लेने की परमिशन नहीं हो रही थी। उससे ये कहा गया था कि शादीशुदा होंगे तो ही बच्चा मिल पाएगा। तो उसने एक अपने बॉयफ्रेंड से कहा कि मुझे तुम्हारे साथ शादी करनी है, ये है वो है। उसने जाकर कोर्ट में मैरिज की, शादी होने के बाद उसने उस बच्चे को गोद लिया, लेकिन उसके बॉयफ्रेंड के साथ उसके कुछ रिश्ते ख़राब होने लगे, कुछ तनाव हो गया दोनों के बीच में, और वो अलग हो गई। वो जिस दिन से वो उसके साथ रह रही थी, उस दिन के बाद
वो 2 साल से 3 साल के अंतर्गत वो दोनों अलग अलग हो गए, और जो बच्चा उन्होंने गोद लिया था उस बच्चे के लिए बहुत सारी मुसीबतें सामने आ गई, क्योंकि अब वो माँ के पास रहेगा या बाप के पास। बाप ने तो दूसरी शादी कर ली महिला के साथ, एक ट्रांसजेंडर के साथ करके उसको छोड़ दिया और महिला के साथ शादी कर ली। तो इस तरीके की बहुत सारी परेशानियां हैं। आज भी कानून सपोर्ट करता है लेकिन उतना सपोर्ट नहीं हो पा रहा है, आज भी उस तरीके से चीज़ें चल नहीं पा रही हैं। तो मेरा आप सभी से ये अनुरोध है कि आप सभी अपने लेखन को और ज़्यादा स्ट्रांग बनाइए और ज़्यादा इसके ऊपर काम करिए। हम सभी लोग मिलकर इन सब चीज़ों पे काम कर सकते हैं, इन सभी मुद्दों पे काम कर सकते हैं, तब जाकर ये परेशानियाँ ठीक हो सकती हैं। मेरी एक फ्रेंड है, उसका नाम नहीं लूँगी, लेकिन मेरे एक फ्रेंड है, उसको उसके साथ जब उसके हस्बैंड, मतलब जिसके साथ उसने शादी की थी, उसका हस्बैंड जब उसे छोड़ के भागा है, तो वो उसके घर से, मतलब जो उसकी प्रॉपर्टी वगैरह जो उसने उसके नाम की थी वो सब अपने नाम करने के बाद उसका हस्बैंड उसे छोड़ के भाग गया। वो कोर्ट में केस लड़ती रह गई, लेकिन आज तक वो केस ही लड़ रही है और उसको कोई सपोर्ट नहीं मिला है। आज वो हिम्मत हार चुकी है, बहुत पूरी तरीके से टूट चुकी है। तो अगर कानून एक औरत को अधिकार देता है अपने पति से डिवोर्स के बाद पैसा लेने का, तो क्या ट्रांसजेंडर को कोई अधिकार नहीं है? ट्रांसजेंडर को इतना भी अधिकार नहीं है कि ट्रांसजेंडर की ज़िंदगी भर की कमाई उसने अपने पति के ऊपर लगा दी, या पति को अपने प्रॉपर्टी में बराबर का हिस्सेदार बना लिया, पति को बैंक अकाउंट में जॉइंट सिग्नेटरी बना लिया, लेकिन जिस दिन पति उसको छोड़ के गया तो वो अपनी प्रॉपर्टी का हिस्सा भी मांगता है और ले जाता है ज़बरदस्ती, वायलेंसेस कर कर के। तो क्या हम कानून में ऐसे बदलाव नहीं ला सकते कि ट्रांसजेंडर लोगों की शादी हो और उनको भी वो अधिकार मिले जो औरतों को अधिकार मिलते हैं? इस तरीके के अधिकारों के बारे में हम बात करेंगे, और इस तरीके के अधिकारों के बारे में हम सभी मिलकर काम करेंगे तो ये अधिकार एक ट्रांसजेंडर को मिल पाएंगे। ये इतना ही बोलते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगी, और मेरा आप सभी से अनुरोध है कि आप सब मिलके हम सभी का साथ दें ताकि हम अच्छे तरीके से इस समाज में अपने जीवन को यापन कर सके और अपने जीवन को सुखद और सरल बना सके और सहज बना सके। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद मुझे सुनने के लिए। आप सभी का बहुत 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 शुक्रिया। थैंक यू सो मच।